हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो मार्च आने वाला है एंड अगर हम लोगों को इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेस सेव करने हैं तो हमको अगले 2 से 3 महीने के अंदर ही टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 80C के अंडर हमको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ईएलएसएस में। मेरा नाम है अर्चित एंड वेलकम बैक टू फाइनेंस वाला। अगर आप लोग को अपना पैसा बेटर मैनेज कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर बिजनेस केस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे एफर्ट्स के लिए यूट्यूब हमको रिवॉर्ड भी कर देगा एंड आपको आपकी लाइकिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्शन 80C होता क्या है। सेक्शन 80C इनकम टैक्स का एक एक्ट है जिसके अंडर आप कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो 1.5 लाख रुपीस तक का एक अमाउंट। तो आप जो भी अमाउंट इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज आपकी इनकम है 8 लाख रुपीस। अगर आप 1.5 लाख रुपीस सेक्शन 80C के अंदर जो स्कीम्स आती हैं उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 8 लाख माइनस 1.5 लाख यानी कि 6.5 लाख पे ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये है कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सेक्शन 80C के अंदर आप एनपीएस, ईएलएसएस, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एफडी एंड और भी कई सारे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी एक सिंगल स्कीम में भी 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो आप 3 डिफरेंट चीज स्कीम चूज कर लीजिए। तीनों में 50,000 इन्वेस्ट करके फिर 1.5 लाख का अमाउंट कर लीजिए। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको जो इन्वेस्ट करना है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही टैक्स फ्री इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में तो हम लोग सिर्फ पीपीएफ और ईएलएसएस के बारे में ही बात करेंगे, बट अगर आप बाकी स्कीम्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आने वाले टाइम में हम उन पे भी वीडियोस बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस स्कीम का मेन फीचर ये है कि इसमें आपके फंड्स और आपका इंटरेस्ट दोनों कंप्लीटली सिक्योर है। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से बैक्ड है। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफॉल्ट नहीं कर देती तब तक आप ये मान के चलिए कि आपके फंड्स और आपके इंटरेस्ट दोनों कंप्लीटली सिक्योर है। इस स्कीम में 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसे को आप 2038 में ही विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो आप 2039 में ही विड्रॉ कर सकते हैं एंड सो ऑन। स्कीम में 5 साल बाद एक पार्शियल विड्रॉल का सिस्टम मिलता है जिसमें कि आपका जो भी फंड अमाउंट कलेक्ट हुआ है जिसको कि 5 साल हो चुके हैं उस अमाउंट का 50% अकाउंट वैल्यू आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। अगर पीपीएफ के हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो इन स्कीम्स ने 7 से 8.5% के बीच में ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। इसके रिटर्न्स यूजुअली इन्फ्लेशन रेट के या तो बराबर रहे हैं या थोड़े से ज्यादा। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं ईएलएसएस की। ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये स्कीम्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ईएलएसएस बेसिकली एक म्यूचुअल फंड है, बस इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि इस म्यूचुअल फंड में आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो वो अप टू 1.5 लाख रुपीस सेक्शन 80C के अंडर टैक्स फ्री होता है। ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने में उतना ही रिस्क है जितना किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में होता है। बिकॉज ये फंड्स आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट काफी वॉलेटाइल होती है। हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव रिटर्न के पीरियड्स भी देखने पड़े, हो सकता है कुछ पीरियड्स तक आपको कुछ रिटर्न ना दिखे, हो सकता है कुछ पीरियड्स में आपको अच्छे रिटर्न दिख जाए उसके बाद वो रिटर्न वापस चले जाएं फिर से दिखने लगे। बट बिकॉज ये मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इनके रिटर्न भी थोड़े से हायर होते हैं। एक्चुअली ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इन स्कीम्स में रिटर्न हायर होते हैं, बट बिकॉज इनमें रिस्क ज्यादा होता है इसलिए इनमें रिवॉर्ड का पोटेंशियल भी हायर होता है। तो इसमें जो रिटर्न मिलता है उसका पोटेंशियल भी हायर होता है। ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में अच्छे ईएलएसएस फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो ईएलएसएस स्कीम्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सेक्शन 80C के अंडर जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड ईएलएसएस का ही है। बट ईएलएसएस में पार्शियल विड्रॉल का कोई सिस्टम नहीं है। 3 साल के पहले आप किसी भी कंडीशन में अपने पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जिन ईएलएसएस फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने बाकी सभी सेक्शन 80C के ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। ऑन एन एवरेज 10 to 11% तक का रिटर्न अच्छे ईएलएसएस फंड्स ने दिया है। बट जिन ईएलएसएस फंड्स ने कम अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने बाकी ऑप्शन से कंपैरेटिवली कम अच्छे रिटर्न्स भी दिए। जब हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि पीपीएफ ईएलएसएस होता क्या है तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए बेटर कौन सा है। तो कंपेयर करने का फर्स्ट फैक्टर है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड में ऐसे देख के तो लगेगा कि ईएलएसएस बेटर है बिकॉज उसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, बट ये ट्रू नहीं है। ईएलएसएस बिकॉज आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो अगर आज आपने इन्वेस्ट किया और 3 साल बाद जब आप निकालना चाहते हैं उस टाइम पे मार्केट्स एक डाउन टर्न पे हैं और अच्छे रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं एंड आपने उस टाइम पे निकाला तो फिर वो गुड डिसीजन नहीं होगा। इसलिए इवन दो इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है बट मार्केट कंडीशंस की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है कि हो सकता है आपके लिए एक वो फोर्सफुल लॉक इन ही हो जाए। हाँ ये ट्रू है कि अगर आपको इमरजेंसी है और आपको निकालना ही है तो उस सिनेरियो में आपके पास क्योंकि लॉक इन खत्म हो चुका है तो आप निकाल सकते हैं। बट बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते समय आपको अपने लिए पर्सनली एटलीस्ट 5 से 7 साल का लॉक इन पीरियड खुद पे इंप्लीमेंट करके चलना चाहिए। तो अब ये तो क्लियर है कि पीपीएफ और ईएलएसएस दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं।
हाँ, ये ट्रू है कि ELSS में 5-7 साल में, 8 साल में कभी तो ऐसा टाइम आपको मिलेगा जब आप अगर पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो कभी तो मार्केट फेवरेबल होंगे। PPF में 15 ईयर्स की बात हो जाएगी, बट फिर भी लॉन्ग टर्म तो है, 7-8 साल तो मान के चलना चाहिए। बट फिर मेन फैक्टर है क्या, कैसे डिसाइड करें? मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक चूज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको PPF में ही जाना चाहिए। बट अगर आप जो पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आप श्योर हैं कि अगले 5-7 साल के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक स्टेबल जॉब में हैं, आपके पास कुछ इंश्योरेंसेज हैं, आपके पास एक 6-8 महीने का इमरजेंसी फंड है, तो फिर एंड उसके अलावा हो सकता है आपके और भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे PPF हमारा पैसा डेट में इन्वेस्ट करता है, तो उसी तरीके से अगर आपके दूसरे डेट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं तो फिर ELSS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, ELSS में इन्वेस्ट करने में सिर्फ एक यही रिस्क नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं छोड़ पाए, आपको अनफेवरेबल कंडीशन में पैसा निकालना पड़ गया। इसके अलावा एक रिस्क ये भी है कि जिस ELSS में आपने इन्वेस्ट किया, जो सा फंड आपने चूज किया, उस फंड ने परफॉर्म ही नहीं किया। ये वैसा ही रिस्क है जैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में होता है। तो फिर हो सकता है कि 5-7 साल बाद जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया हो, उस फंड की बैड परफॉर्मेंस की वजह से आपके रिटर्न्स कम आए। इसी रीजन से आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हायर होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके पास दूसरी भी इन्वेस्टमेंट्स हो, दूसरे भी इनकम सोर्सेज हो, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे कम रिटर्न्स भी बन जाते हैं, रिस्क तो आप ले ही रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न के लिए आप रिस्क ले रहे हैं, तो अगर वो रिटर्न नहीं मिलते हैं एंड रिस्क वाला सिनेरियो ही प्ले आउट हो जाता है, तो आपकी लाइफस्टाइल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब मेन बात ये आती है कि एक अच्छा ELSS फंड चूज कैसे करें। इतनी देर में ये तो हमको समझ में आ गया कि ELSS में इन्वेस्ट करने का फायदा तभी है जब हम किसी अच्छे ELSS फंड में इन्वेस्ट करें। ELSS का फंड चूज करने का प्रोसेस वही है जो किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने का प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अगर वो मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं तो या तो आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर या किसी भी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज अच्छा ELSS फंड कैसे ढूंढना है इस पर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, एंड हमारे हिसाब से अच्छे ELSS फंड्स कौन से हैं इस पर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड PPF ELSS क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इनमें से कौन सा चूज करना चाहते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। ELSS फंड कैसे अच्छा वाला चूज करें ये मैं भी नहीं समझा पाया हूँ, बट वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।